फिर से मेरी लाइव चलते चलते बंद हो गई थी, यानी कि लगातार वही हो रहा है। वही बात कहते कहते फिर से अचानक से वही हो जा रहा है। वाह भाई वाह। यानी कि ये मान लिया जाए कि आईटीसीएल के पास अब कोई काम बचा बचा नहीं है ना, या फिर सरकार के पास नहीं बचा है। अगर आपको इतना ही शौक है मेरी वीडियोस रोकने का तो पेज बंद कर दीजिए, प्रोफाइल बंद कर दीजिए। जैसे पेज बंद किया है वैसे ही मेरी प्रोफाइल भी बंद कर दीजिए। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे प्रोफाइल को भी डिलीट कर दिया जाए। मैं फेसबुक से कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतनी दलाली खाना है नरेंद्र मोदी की तो मेरे प्रोफाइल को भी बंद कर दो। लगातार जैसे ही मैं लाइव आ रहा हूं वैसे ही मेरी लाइव को रोकने का क्या मकसद है? आखिर मेरी वीडियोस को रोकने का क्या मकसद है? सच की आवाज दबाने का क्या मकसद है? प्रणाम भाई। आखिर ये लगातार मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं? क्या फेसबुक पर भी रहना दुश्वार कर देना चाहती है? सोशल मीडिया पर रहना भी दुश्वार कर देना चाहती है ये भाजपा सरकार? सड़कों पे निकलो तो लाठियां पड़ेंगी, सोशल मीडिया पे आओ तो पेज बैन कर दिए जाएंगे। आखिर क्यों? आखिर क्या चाहती है ये सरकार? क्या वजह है जो लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं? अगर इतना ही शौक है प्रतिबंध लगाने का तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्यों नहीं लगाए जाते हैं जो लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं? आखिर क्या वजह है जो सोशल मीडिया को रोका जा रहा है? पेज डिलीट करने के बावजूद 2019 में एक पेज डिलीट हुआ, उसके बाद अभी एक डिलीट हुआ, अभी भी सुकून नहीं है इनको। क्या जरूरी है कि आईटीसीएल के लिए काम किया जाए? जिसका जमीर साथ ना दे रहा हो दलाली करने का तो उसे आप दलाली पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारों की आवाज बनना पड़ता है और बनूंगा, मजबूरों की आवाज बनना पड़ता है और बनूंगा। जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं, इनकी आवाज उठाई जाएगी। कितनी बार आप फेसबुक डिलीट करेंगे? कितनी बार आप वीडियोस को डिलीट करेंगे? लगातार वही कार्य हो रहा है। आज दिन भर में मेरे 3 लाइव खत्म की जा चुकी हैं। आखिर क्यों? फेसबुक पे कंप्लेन करने के बाद, रिपोर्ट करने के बावजूद फिर भी वही किया जा रहा है। क्या सरकार ने मन बना लिया है रोकने को? अगर यही बात है तो क्यों नहीं डिलीट कर देते हैं? क्यों नहीं खत्म कर देते हैं सबकी प्रोफाइल? क्यों नहीं फेसबुक को बैन कर देते हैं हिंदुस्तान में? एक सुदर्शन चैनल वाले के ऊपर कंप्लेन होने पर फौरन वहां केंद्र सरकार पहुंच गई कि नहीं साहब, सबसे पहले आप डिजिटल मीडिया को रोकिए। क्यों? इतनी तकलीफ क्यों है सोशल मीडिया की? कहीं यह वजह तो नहीं है कि इनकी असलियत दिखाई जाती है इस वजह से? कहीं यह वजह तो नहीं है कि सरकार नतमस्तक हो जा रही है, हार जा रही है, हार मानना पड़ रहा है सरकार को सोशल मीडिया से? मेरे नौजवान भाइयों, एक बात को याद रखना, यह मत समझना कि तुम्हारी पोस्टें निगरानी में नहीं हैं। यह मत समझना कि तुम्हारी आवाज पहुंच नहीं रही है। आवाज उठाते रहना, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है तुम्हारी आवाजें। यह मत समझना कि तुमको देखने वाले 10 लोग हैं तो कोई फायदा नहीं लाइव करने से। 5 लोग होंगे तब भी आवाज उठाते रहना। आवाज दबनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में आवाज दबनी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कहीं से भी उठाओ, ट्विटर से उठाओ, इंस्टाग्राम से उठाओ, टिकटॉक से उठाओ, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं से भी उठाओ, आवाज उठनी चाहिए हर हाल में। लगातार बलात्कार पे बलात्कार हो रहे हैं, लगातार। क्यों? कानून क्यों नहीं बनाया जाता है? बिल क्यों नहीं पास किया जाता है? क्या वजह है जो सरकार बलात्कार के खिलाफ जो बोलते हैं उनको दबाने की कोशिश करती है? अगर यह कह दिया जाए कि सरकार में मौजूद लोग बलात्कारी हैं तो क्या गलत होगा? सरकार इतनी पैरवी क्यों कर रही है बलात्कारियों की? चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। जो आवाज उठाता है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, चाहे आम आदमी हो, उसको दबाने के काम किया जाता है, लाठियां मारने का काम किया जाता है। आज बहुत सारी वीडियोज आई हैं, बहुत सारी वीडियोज आई हैं जिनके ऊपर लाठियां बरस रही हैं। क्यों लाठियां बरस रही हैं? क्या जुर्म किया था इन्होंने बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाई थी। सरकार को नहीं कहा था, यह कहा था कि बलात्कार के खिलाफ एक ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि बलात्कार रुक सके, बलात्कारियों के अंदर एक डर पैदा हो सके, यह कहा था। क्या यह भी जुर्म है? क्या मुजरिम को सजा दिलाना जुर्म होता है भारत में? क्या संविधान को पलट दिया गया है? क्या कानून को खत्म कर दिया गया है?
ये कौन सा लोकतांत्रिक ढंग है? ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, आम जनता की बात नहीं सुनी जाती है? शिक्षकों के ऊपर लाठियां चलती हैं, छात्रों पर लाठियां चलती हैं, किसानों पर लाठियां चलती हैं। जो चाहती है सरकार बिल लेके आती है। कई लाख करोड़, कई अरब करोड़ रुपए खर्चा कर देती है सरकार नए नए बिलों पर। लेकिन इस पर बिल क्यों नहीं लाया जाता है? यह कानून क्यों नहीं पास किया जाता है कि हर रेप का मामला, जितने भी केसेस हैं बलात्कार के, सब फास्ट ट्रैक अदालत में जाएंगे और सबको 3 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। उनको सरकारी दामाद बनाया क्यों जाता है? अपराधियों के साथ इतनी नम्रता से क्यों आखिर क्यों इनके साथ पेश आया जाता है? क्या वजह है आखिर? इनका स्वागत क्यों किया जाता है छूटने के बाद? इनकी जमानत किस बेस पे हो जाती है? सबूतों का इतना अभाव क्यों? मैं ये न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाता हूं कि आखिर हमारे अदालतें आखिर क्या फैसला सुनाना चाहती हैं और कैसे सुनाती हैं? वो बेस किसे मानती हैं? सबूत को? कौन से सबूत को? क्या बलात्कार करने के टाइम कोई वीडियो जारी होना जरूरी है? रेप करने के टाइम अगर वीडियो मौजूद ना हो उस टाइम का, तो रेप नहीं हुआ है क्या? जो काम 24 घंटे के अंदर होना चाहिए उसको 15 दिन 16 दिन क्यों लगाए जाते हैं आखिर? जो काम 3 महीने के अंदर होना चाहिए उसमें 30 साल क्यों लग रहे हैं आखिर? क्या वजह है इतनी? लेकिन कोई नहीं है जो इस पे बोल सके और इस पे आवाज उठा सके। और जो बोलेंगे उनको दबा दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा और उनको कुचल डाला जाएगा। कोई सड़कों पे निकलेगा तो लाठियां बरसाई जाएंगी, सोशल मीडिया पर उठाएगा तो उसकी आवाज दबाई जाएगी, धमकियां दी जाएंगी। और क्या समझते हैं कि ये सब करके आप इस देश की तरक्की करते हैं? इस देश को आप बहुत ऊंचा समझते हैं? आप ये समझते हैं कि आपकी इज्जत बढ़ गई है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल आप पूरी दुनिया में भारत को गिरा रहे हैं। पूरी दुनिया थूक रही है आज भारतीयों पर और कह रही है कि तुम्हारे मुल्क में वो मां महफूज नहीं है जो तुम्हें जन्म देती है। क्या जवाब दिया जाएगा उनको? मैं तो कहता हूं कि भारतवासियों, जो भारत में मौजूद हो, जो विदेश नहीं गए हो, असल में तुम्हें भारत की छवि का पता ही नहीं है। असल में भारत की छवि उसको पता है जो भारत से बाहर है, क्योंकि हमें फेस करना पड़ता है उन लोगों को जो हमारे मुल्क के नहीं हैं। वो हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं, यह बड़ी बात है। दुनिया हमारे देश के बारे में क्या सोचती है, यह बड़ी बात है। हम क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी तारीफें अपने आप से कर लेते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक दूसरा हमारी तारीफें न करे। और हमारी तारीफें दूसरा कैसे करेगा? कैसे करेगा आखिर दूसरा हमारी तारीफें? क्या हम इस काबिल हैं कि दूसरा हमारी तारीफें करे? क्या हमारे यहां कोई ऐसा कानून पास हुआ है जो मुजरिमों को सजा दे सके? लेकिन नहीं, इसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने वालों से ज्यादा ताकत आईटी सेल की होती है। जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ सुनते हैं, और जो आईटी सेल वाले होते हैं वो सुनने के साथ साथ रिपोर्ट भी करते हैं। और ताकत उनकी भारी पड़ जाती है और वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, पेज को रोक दिया जाता है। जिस दिन आपकी ताकत बढ़ गई उस दिन आईटी सेल फ्लॉप हो जाएगा। जैसे बेरोजगारी दिवस पर फ्लॉप हुआ था। बेरोजगारी दिवस पे क्या हुआ था? आप सब देशवासी जागरूक थे, सबने लिखा, बेरोजगारी दिवस पे सबने लिखा। आखिर क्या हुआ? बेरोजगारी दिवस छा गया और पीछे कौन हुआ? हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस की बधाई, ये पीछे हो गया और आगे निकल गया बेरोजगारी दिवस। क्यों? क्योंकि हर भारतीय जिम्मेदार था उसमें, हर भारतीय एक कदम आगे लेकर के चल रहा था। इस वजह से आपको यह सोचना पड़ेगा। आप बोलिए, नहीं बोल सकते हैं आप लिखिए, नहीं लिख सकते हैं आप उसकी आवाज बनिए, उसकी वीडियोस को शेयर करिए जो आपके लिए बोलता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनकी आवाज आगे बढ़ाइए। किसी भी हाल में आप बोलिए, नहीं बोल सकते हैं लिखिए, नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम शेयर जरूर करिए। आप ये समझते हैं कि साहब मेरे शेयर से क्या हो जाएगा? आप ये समझते हैं मेरे लिखने से क्या हो जाएगा? कोई क्रांति नहीं आ जाएगी? आएगी क्रांति। एक एक से ही, एक एक कतरे से ही, एक एक बूंद से ही समुद्र भरा करते हैं, यह बात समझ लेना।
ये मत समझना कि साहब कुछ नहीं हो सकता, हमारे लिखने से कोई क्रांति नहीं आ जाएगी, हमारे बोलने से क्रांति नहीं आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर हर आदमी यही सोच ले तो फिर कुछ नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, गांधी जी अगर ये सोच लिए होते कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारे लाठी लेकर के चलने से कुछ नहीं होगा, हमारे धमाके से कुछ नहीं होगा, तो आज देश आजाद नहीं हुआ होता। गुलाम होते हम आज, अंग्रेजों के गुलाम तो हम आज भी हैं, लेकिन अंग्रेजों के गुलाम होते। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम आगे चलेंगे तो पीछे चलने वाले बहुत मिलेंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ है। आपको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना होगा, आपको ये जानना होगा आपको कि आपकी आवाज बहुत लोग सुनते हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं वो लोग। आप क्या समझते हैं कि आपकी रीच रोकी जाती है? क्यों रोकी जाती है? फेसबुक पर लगातार लोगों को बैन किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि डरती है सरकार। सरकार जानती है कि आवाज उठाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सच्चाई लोगों तक पहुंच जाएगी। इसलिए आप सोचिए, जब राहुल गांधी को एक पुलिस ऑफिसर धक्का देकर गिरा सकता है, प्रियंका गांधी की गर्दन पकड़ सकता है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा? मैं किसी भारतीय जनता पार्टी से या किसी कांग्रेस से या किसी दूसरी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी के समर्थक भी नहीं हूं, मगर अगर यह हो रहा है तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता है, यह बताओ। अगर राहुल गांधी जैसे पावरफुल आदमी को कोई भी इंस्पेक्टर धक्का मार के गिरा सकता है, तो आप सोचो कि आपके साथ क्या होगा। सोचा है कभी आपके साथ क्या होगा? आपने देखा डीएम ने किस तरीके से हाथरस वाले मामले में धमकाया है जाकर के लड़की के बाप को? आपने देखा किस तरीके से उन्नाव वाले मामले में लड़की के बाप को थाने में ला करके मार दिया गया था? कहां हो आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग? सवाल क्यों नहीं करते हो आप लोग? जबान नहीं है आपके? जबान तो उसकी काटी गई थी, उस लड़की की जबान काटी गई थी ना, आप कैसे चुप हो गए? शेयर भी नहीं कर सकते हो आप, लोगों तक पहुंचा भी नहीं सकते हो आप, लिख भी नहीं सकते हो आप, बोल भी नहीं सकते हो आप। करना क्या चाहते हो? तो क्या इंतजार करना चाहते हो कि हाँ हमारी मां बहन बेटी की जब इज्जत लुट जाए तब हम चीखें, तब हम चिल्लाएं और कहें कि साहब अब तो हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, अब कोई मेरी मदद कर दो? ये चाहते हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन फरिश्ता आने वाला है? कौन देवता आने वाला है आपकी इज्जत बचाने, आपकी आवाज बनने? लेकिन हां, आप आवाज बनते हो, किनकी बनते हो? आप शेयर करते हो, किनकी शेयर करते हो? जो फेक करते हैं। अभी मैं कहूं, मैंने ऑफिस सचिवालय में फोन लगाया था, मैंने योगी को फोन लगाया था, मैंने 20 गालियां दिया फोन करके। आप मान लोगे, रिजवी बड़ा जिगर वाला में निकला, योगी को फोन करके गालियां दिया, और उसके बाद वीडियो लाखों में शेयर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने झूठ बोला है कि मैंने फोन करके सीएम को गालियां दी। इसलिए ना, क्योंकि मैंने झूठ बोला और आप झूठ में फरेब में आ गए, जैसे कि आप आते रहते हैं, लगातार आप आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे झूठे मौजूद हैं जो आपको बहकाते रहते हैं, बहकाते रहते हैं और आप बहकते रहते हैं। ये सच है, आप देखिएगा, कहीं मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। मैं कह दूं, मैंने प्रधानमंत्री से बात कर लिया है हाथरस वाले मामले में, प्रधानमंत्री बड़े शर्मिंदा हैं इस मामले में। आप कहेंगे हाँ यार ये सही किया, बात कर लिया, बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए, रिजवी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने प्रधानमंत्री को फोन कर लिया। मैं कह दूं साहब मैंने मेल कर दिया है, जवाब भी आ गया मेरे पास, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे, और 1 हफ्ते के बाद कहीं यही बात मोदी कह दें कि इसकी साहब सीबीआई जांच करवाएंगे हम। अब मैं आके कह दूं साहब देख लिया, मेरे मेल के बाद आखिर प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच करवा रहे हैं वो। आप मान जाएंगे? क्यों मान जाएंगे? क्योंकि आप सोचते नहीं हैं, आप बवंडर देखना चाहते हैं, आप भौकाल देखना चाहते हैं, सच्चाई क्या है यह नहीं देखना चाहते, आप भौकाल देखना चाहते हैं, आप हक की आवाज नहीं बनना चाहते हैं, सच का साथ नहीं देना चाहते हैं, आप भौकाल देखना चाहते हैं। मासूम भाई कह रहे हैं भाई जी लाइव रुक के चल रहा है। भाई यही प्रॉब्लम है, रुक के ही चलेगा, ऐसा ही काम चलाइए। आप भौकाल देखना चाहते हैं, झूठ देखना चाहते हैं, फरेब देखना चाहते हैं। मैंने तो यहां तक देखा है लोग घरों में कैंडल लिए हुए
और उसके बाद कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वीडियो डाल रहे हैं। वही कीजिए, कुछ भी कीजिए, आवाज बनिए, हर हाल में आवाज बनिए, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में आवाज बनिए। वीडियो डालिए, पोस्टें डालिए, विरोध करिए। नहीं कर सकते हैं, दूसरे जो करते हैं उनकी शेयर करिए। लाखों लोग, करोड़ों लोग कर रहे हैं, उनकी आवाज बनिए। आईटी सेल को भी नाकाम करना जरूरी है। लोग कहते हैं सोशल मीडिया से क्रांति नहीं आएगी, मैं कहता हूं आएगी, प्रूफ करता हूं कि आएगी। आइए देखिए बर्थडे, पता चल जाएगा। जीता जाता सबूत है आपके पास। आखिर क्या वजह थी जो केंद्र सरकार को कोर्ट से यह कहना पड़ा कि डिजिटल मीडिया के ऊपर कंट्रोल करो? क्या क्या जरूरत थी? आखिर कुछ तो बात थी ना, कुछ तो दम था ना आपके अंदर, तभी तो। अच्छा बताइए, आप हाथरस मामला ले लीजिए, हाथरस केस ले लीजिए, बताइए किस मीडिया ने कवर किया इसको? बताइए। सोशल मीडिया ने कवर किया, बाद में कई सारे चैनल आए होंगे, लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया ने कवर किया है इसे। सोशल मीडिया ने ही पूरी दुनिया में इसे फैलाया है। अब कोर्ट ने क्या कहा है? नोटिस जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार को और कहा है कि कारण बताओ। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया खामोश नहीं बैठी इस पर। किसी भी एक मामले को ले लो, देखो कौन आवाज बना उनकी, पता चलेगा सोशल मीडिया। हर मामले में सोशल मीडिया। तो फिर आपको अपनी ताकत समझनी होगी। सोशल मीडिया पे क्या समझते हैं? मैं नहीं, आप फला साहब नहीं, बिट्टू भाई नहीं, लक्ष्मण भाई नहीं, कुणाल भाई नहीं, कोई नहीं। किसी एक का नाम ले लो, अब्बास भाई नहीं, कोई नहीं, हम सब, कोई खास एक नहीं, हम सब। अच्छा, मेरी मां तुम्हारे यहां है, शेर बनना गुड्डा चुत्रा, मेरी मां तुम्हारे यहां है, उसका देखो। अगर रेपिस्ट देखना है तो यहां देख लो, अगर बलात्कारी देखना है तो यहां देख लो, देख लो ये कमेंट्स, समझ में आ जाएगा इसको। सब लोग बताओ क्या रेपिस्ट है ये कि नहीं है? क्यों गालियां दे रहा है मुझे? क्या वजह? मैंने इसके बाप को कहा था, मैंने इसकी मां को कहा था, मैंने इसकी बहन को कहा था, किसको कहा था मैंने आखिर? हां मैं मुल्ला हूं, बेशक मैं मुल्ला हूं, कोई शक है क्या? तेरी तरह तो नहीं हूं ना, तेरी तरह नहीं हूं कि अपने मां को कोठे पे बिठा के दलाली खाऊं। बता तू क्या कर रहा है? किस बीजेपी नेता के हाथों अपनी मां को बेचा है तूने? बता, बोल, किस बीजेपी नेता के हाथों बेचा अपनी मां को तूने? ये आईटी सेल के कुत्ते हैं और ये अपना काम बखूबी निभाते हैं, बखूबी निभाते हैं अपना काम। जिम्मेदारी आपकी है कि अब आप भी बखूबी जिम्मेदारी निभाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कुत्ते निभा देते हैं। 100 लोगों में अगर ये आकर के ये कमेंट्स करके मर्दानगी से सीना चौड़ा करके चला जा रहा है तो शर्म की बात है ये कि 100 लोगों के बीच ये बेवजह किसी को गाली देके जा रहा है। आप बताएं अब है क्या? बिट्टू भाई कह रहे हैं वीडियो रुक गया। हाँ बिट्टू भाई, यही प्रॉब्लम आएगी फिलहाल तो। जब तक क्या है सब लोग नहीं चाहेंगे तब तक मेरे ऊपर ऐसे ही रिपोर्ट होती रहेगी और ऐसे ही वीडियो रुकता रहेगा। आप लोग पोक करें मेरे वीडियोस को, मेरे प्रोफाइल को पोक करें, शायद सुधर जाए उससे। ऐसे लोगों को, अगर 100 लोगों के बीच में एक आदमी आता है और गलत को गलत कहने वाले को कुछ बोल के चला जाता है यहां सुकून से, तो शर्म की बात है कि वो 100 लोग आखिर क्या कर रहे थे जब एक आदमी आके कुछ कह के चला गया। उसकी मर्दानगी, उसकी हिम्मत देख लीजिए। 100 लोगों के बीच एक आता है और कुछ भी बोल के चला जाता है। और अगर 100 लोग किसी एक की रिपोर्ट कर देना, प्रोफाइल उड़ जाएगी। प्रोफाइल पे रहेगा नहीं, फेसबुक पे रहेगा नहीं। वो 100 आदमी अगर एक साथ रिपोर्ट कर दें किसी को, अपनी ताकत समझो, अपनी ताकत समझो नौजवानों, अपनी ताकत समझो। इस देश को तुम्हारी जरूरत है, समझो इस ताकत को। 100 लोगों के बीच एक आदमी आता है और कुछ भी अपनी मर्जी से करके चला जाता है और आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, सोच लो क्या होगा। और अगर 100 लोग एक प्रोफाइल को एक बार एक साथ में 1 घंटे के अंदर अंदर एक प्रोफाइल को 100 लोग रिपोर्ट कर दें, वो प्रोफाइल बैन हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, नजर नहीं आएगी। जो आईटी सेल करता है, आईटी सेल क्या करता है, 100-200 लोग एक साथ एक प्रोफाइल पे बैन कर देते हैं, बात खत्म हो गई, खत्म हो जाता है वो। आप भी कर सकते हैं ये, लेकिन समझिए कि वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं झूठ फैलाने के लिए। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया की जो ताकत है, उसकी ताकत मैं नहीं हूं, कोई खास पर्सन नहीं है, कोई 1-2 पर्सन नहीं है।
हजार 2,000 लोग नहीं हैं, लाखों करोड़ों भारतीय हैं सोशल मीडिया, याद रखना। आप भी हैं, आप हैं। अगर सोशल मीडिया से डरी हुई है सरकार तो आपसे डरी हुई है, हमसे नहीं, आपसे डरी हुई है। आपको इस ताकत को समझना होगा, आपको इस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, अगर सोशल मीडिया को बैन करना पड़ रहा है, प्रोफाइल को डिलीट करना पड़ रहा है, पेज को खत्म करना पड़ रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो आप हो जो सवाल ठोक दोगे, पूछोगे नहीं, ठोक दोगे, मुंह पे सवाल ठोक दोगे। और सिर्फ वही नहीं बल्कि सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि इस बंदे ने सवाल किया था, इसलिए डरते हैं। पूरी दुनिया देखेगी कि लोग विरोध कर रहे हैं फला चीज का, पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए अपनी ताकत को समझ लो मेरे भाइयों, अपनी ताकत को समझ लो, समझ लो। मुझे कोई शौक नहीं है बार बार ये कहने का, मगर कहना पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है कि आप जिंदा रहो, इसलिए कहना पड़ता है कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी मां सुरक्षित रहे, इसलिए कहना पड़ता है। मुझे पता है सब टोटल 1 से लेकर के 1 करोड़ तक भारतीय, चाहे वो 1 करोड़ तक नहीं बल्कि 137 करोड़ तक भारतीय, सब ये कहते हैं कि मेरी बहन के खिलाफ अगर कोई एक कदम उठाएगा तो मैं गोली मार दूंगा, उसे जला के राख कर दूंगा। मेरी मां, मेरी बेटी, मेरी बहन। मैं पूछना चाहता हूं क्या मेरी मां, मेरी बेटी और मेरी बहन ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रहना चाहती है इस देश में, या उसे ही सुरक्षित रहना चाहिए? बाकियों को कौन सुरक्षित करेगा? क्या बाकी की मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी मां नहीं है? आखिर क्यों? हमें यह सोचना होगा, हमें यह सोचना होगा कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां सभी हैं और सबकी आवाज मुझे बनना होगा, उनके लिए लड़ाई लड़ना होगा। मैं जानना चाहता हूं आज उस हाथरस पुलिस से जो अकेले में रात में मजबूरी में जबरदस्ती जाकर के उसका शव जला दिया। बताए मुझे, आप सबको वो बताए, सिर्फ मुझे नहीं, आप पूरे भारतीयों, 125 करोड़ भारतीयों को बताए कि शव को जलाना मजबूरी कैसे बन गई, अचानक शव को क्यों जलाना पड़ा। बात यहां तक नहीं रुकी। आज कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। शर्म आती है मगर दिखाना पड़ता है। दिखाऊं, कुछ दिखाऊं, देखना पसंद करोगे? दिखा देता हूं, क्योंकि बेशरम तो हमारा समाज हो ही गया है, बेशरम तो हमारा समाज हो ही गया है। नमस्कार धर्मपाल भाई। हमारा समाज बहुत ज्यादा बेशरम हो चुका है। अब इस बेशर्मी को बेशर्मी से ही खत्म किया जा सकता है। मैं दिखाता हूं। अब तुम लोग ये बता देना कि इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था या नहीं। बता देना, अगर मैं गलत हूं तो बोल देना कि नहीं साहब तुम झूठे हो और आवाज नहीं उठाना चाहिए, बोल दो। माफ करना मां बहनों, मुझे आपको बचाने के लिए, इन लोगों के जमीर को जगाने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूं। इस महिला को देख लो, देख लिया इस महिला को? इसका जुर्म यह था कि इसने बलात्कारियों को फांसी की मांग की थी कि बलात्कारियों को फांसी दी जाए। इसका जुर्म यह है। इसके साथ किया क्या गया? इसके कपड़े फाड़ दिए हाथरस पुलिस ने। बोलिए, बताइए, इसके कपड़े फाड़ दिए। कौन है बलात्कारी? क्यों बचाया जा रहा है उनको? एक मां, एक बेटी, एक बहन के कपड़े बीच चौराहे पर पुलिस ने फाड़ दिए हैं और आप लोग घरों में बैठे हैं, आप लोग खामोश हैं। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे ये कहने पर कि हम 137 करोड़ भारतीयों में से हैं, उन भारतीयों में से जो एक औरत के कपड़े फटने पर भी खामोश रहते हैं। धर्म तलाश रहे होगे, इस औरत का धर्म तलाश रहे होगे कि आखिर ये किस धर्म से आती है। तब जवाब दिया जाएगा, तब बोला जाएगा। अगर हमारे धर्म से होगी तो हम आवाज उठाएंगे, हमारे धर्म से नहीं होगी तो आवाज नहीं उठाएंगे। हमारे धर्म के साथ साथ जरूरी यह भी है कि वो हमारी जाति की हो, वरना आवाज नहीं उठाएंगे। बोलो, हमारी जाति की होगी तभी आवाज उठाएंगे, वरना नहीं उठाएंगे। हिंदू काफी नहीं है, हिंदुओं के लिए काफी नहीं है कि वो हिंदू है। इंपॉर्टेंट यह है कि वो किस जाति की है, यह भी पता होना चाहिए। दलित है, छोड़ो हटाओ, फला है, छोड़ो हटाओ, हमारी नहीं है। मुसलमान है, छोड़ो हटाओ, यह भी पता करना होगा कौन सी जाति से आती है, तब पता चलेगा, तब आवाज उठाएंगे।
शर्म करो, शर्म करो। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि शर्म करो 137 करोड़ भारतीय। मैं भी शामिल हूं उसमें, मैं भी शर्म करता हूं। हाँ, मैं कहता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्म करता हूं, मैं शर्म करता हूं। एक बेटी का रेप किया जाता है, उसकी जबान काट दी जाती है, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, सरकार सुध नहीं लेती है, उसकी सही इलाज नहीं कराया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसकी लाश उसके परिजनों के हवाले नहीं किया जाता है, जला दिया जाता है, बाप को धमकाया जाता है और उसके विरोध करने वालों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उसकी विरोध करने वाली महिलाओं के कपड़े फाड़े जाते हैं और हम खामोश होकर अपने आप को 30 मार खां समझ रहे हैं। लानत है। आप जिस धर्म से हो, जिस मजहब से हो, अपने धर्म और मजहब की आप बड़ी रक्षा करना चाहते हो। और धर्म क्या है, मजहब क्या है पता है? धर्म और मजहब वो है कि मजलूमों की आवाज बनो, मजलूमों की आवाज बनो, जालिमों के खिलाफ सामने मौजूद रहो, खड़े हो, लड़ो उनसे। जालिमों के खिलाफ सबूत, जालिमों के खिलाफ ना बोलने वाले, जालिमों के खिलाफ जो सबूत है उनको मिटाने वाले, वो भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं जुर्म में। आप बराबर के जुर्म के हिस्सेदार हो। इस महिला के कपड़े फटे हैं, आप जिम्मेदार हो। मैं सब भारतीयों को, 137 करोड़ भारतीयों को जो नहीं बोल रहे हैं, इतने में से 137 करोड़ में से जितने नहीं बोल रहे हैं, सब के सब दोषी हैं इस औरत के कपड़े फटने पर। सब के सब दोषी हैं, सब के सब दोषी हैं जो भारत में बलात्कार हो रहे हैं। A to Z सब दोषी हैं। किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पार्टी के हो, कहीं से भी हो, सबके सब दोषी हो जो बीच चौराहे पर किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि वो किसी महिला के कपड़े फाड़ दे। थूकता हूं। कहते हो ना, इस्लामिक कंट्रीज में मुसलमान औरतों को बड़ा पर्दे में रखा जाता है ना? इस्लामिक कंट्रीज में मुसलमान औरतों को बड़ा पर्दे में रखा जाता है, जुल्म होता है उनके ऊपर। नकाब पहनती हैं तो, बुर्का पहनती हैं तो जुल्म होता है। धन्य है, शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने इस्लाम में यह बताया है कि कम से कम बुर्का ही रहे। जरूरी है, बुर्का वाजिब है। कम से कम तुम्हारी तरह पुलिस वाले औरतों के कपड़े नहीं फाड़ते हैं या नंगा करके नहीं घुमाते हैं। बताओ मुझे क्या कहोगे? अब किसे शर्म आनी चाहिए, हमें इस्लामिक कंट्रीज के कानून पर या तुम्हें तुम्हारे इस तथाकथित हिंदू राष्ट्र के कानून पे? बोलो, किस पे शर्म आनी चाहिए हमें? किस पे मुझे अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए? बताओ मुझे। या तो हम ये कहें कि साहब इस्लाम में बड़ी मुसीबत है, औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, गर्मी के मौसम में उन्हें नकाब पहनाया जाता है, यही दलील है ना? बुर्का पहनाया जाता है, पर्दे में रखा जाता है, बड़ा जुल्म हो रहा है। मान लिया, आपकी मान लेता हूं, बड़ा जुल्म हो रहा है औरतों पर। इस्लाम में बड़ा जुल्म हो रहा है, इस्लामिक कंट्रीज में बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर कपड़ा जरूरी है, औरत के शरीर पे कपड़ा जरूरी है। मान लिया तुम्हारी बात, तुम्हारी दलील को सही मान लिया। चलो अब आओ अपने तथाकथित हिंदू राष्ट्र पर, अब आओ अपने तथाकथित हिंदू राष्ट्र पर और बताओ मुझे, किसी महिला के कपड़े फाड़ करके, चाहे वो बिहार रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे यूपी रहा हो, चाहे राजस्थान, किसी महिला के कपड़े फाड़ करके उसे चौराहों पर घुमाना, क्या कहोगे इसे? क्या मानेंगे इसे? बताओ ना मुझे। फक्र से हमारा सर कितना ऊंचा हो गया, कितना ज्यादा ऊंचा हो गया, कितने पावरफुल हो गए हम। नहीं होता है क्या ये भारत में? एक आदमी आ जाए मेरे मुंह पे जूता मार दे और कह दे कि नहीं होता है भारत में, 100 सबूत दिखाऊंगा कपड़े फाड़ करके समाज में घुमाते हुए। बताओ मुझे, समाज में घुमाते हुए दिखाऊंगा, कपड़े फाड़ के नंगा करके बाजार में घुमाते दिखाऊंगा, पुलिस वाले महिलाओं के कपड़े फाड़ते दिखाऊंगा। बताओ मुझे, जिंदा हो तुम? कौन कहता है जिंदा हो तुम? कौन कहता है जिंदा हो तुम? मरे हुए हो, मुर्दा हो, लाश हो तुम, चलती फिरती लाश हो तुम।
मैं बहुत पहले कहता था, फिर मैंने कहना छोड़ दिया, क्योंकि कहा उनको जाता है जिन पे फर्क पड़े। मैं बहुत पहले कहता था कि नपुंसक हो, मैं कहता था कि नपुंसक हो। नपुंसक का मतलब यह नहीं होता है जो तुम समझते हो। नपुंसक का मतलब यह है कि तुम मर चुके हो, मुर्दा हो, तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर चुका है। तो तुम लोग ज़हनी नपुंसक हो, तुम लोग ज़हनी नपुंसक हो। बात यह है, तुम नपुंसक का मतलब कुछ और समझते हो, मैं नपुंसक का मतलब कुछ और समझता हूं। ज़हनी नपुंसक हो तुम। अगर किसी महिला को घुमाया जा रहा है सरे बाजार कपड़े उतार के और तुम खामोश हो, तो तुम ज़हनी नपुंसक हो, और तुम्हें यह मानना होगा कि तुम ज़हनी नपुंसक हो। तुम मर्द हो ही नहीं सकते। मर्द तो वो है जो औरत की इज्जत बचाने के लिए जान दे दे, ये ना देखे किस धर्म की है, किस जाति की है और किस पार्टी की है, ये ना देखे। उसके लिए यही काफी है कि ये एक औरत है, ये एक महिला है, ये किसी की मां, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। ये काफी है एक मर्द के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए। तो बताओ फिर, हो नपुंसक या नहीं हो? हो नपुंसक या नहीं हो? बताओ। बड़ा बुरा लगता था। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच लिया था, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ लाइव बनाना शुरू कर दिया था, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन करनी शुरू कर दी थी, कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ मेरे प्रोफाइल को रिपोर्ट करना शुरू हो गए थे कि ये इंसान भारतीयों को नपुंसक कहता है। हाँ भैया, सच है ये। जमीर मर चुका है तुम्हारा, तब कभी टटोल तो लो। तुम्हारे सामने मार्केट में तुम बैठे हुए हो और कोई महिला निकल रही है, तुम उसके शरीर की माप ले रहे हो। नपुंसक हो तुम। क्यों? क्योंकि तुमको अपनी बहन पर निगाह डालना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दूसरे की बहन देखते ही उसके शरीर के हर माप को ले लेते हो, जान जाते हो, समझ जाते हो। कपड़े नहीं दिखते तुमको, उसका शरीर दिखता है। हो नपुंसक। और ये बात मुझे इतने कड़े शब्दों में कहनी पड़ी, मैं शर्मसार हूं, मगर ये कड़े शब्दों में मुझे कहनी पड़ रही है आज ये बात। मुझे कहनी पड़ रही है ये बात, क्योंकि हद से ज्यादा पानी हो चुका है, अब सर से ऊपर निकल चुका है। एक आवाज, एक चीख आती है बलात्कार की, वो दब नहीं पाती है, दूसरी आ जाती है, वो दब नहीं पाती है, तीसरी आ जाती है। कितनी बताऊं मैं हर रोज कहता हूं कि 100 से ज्यादा बलात्कार भारत में होते हैं। कौन करता है? पाकिस्तानी करते हैं, अमेरिकन करते हैं, चीनी करते हैं, बांग्लादेश। कौन करता है आखिर? पता चलेगा साहब, हम भारतीय करते हैं। थूकता हूं तुम्हारी शक्लों पे, उस समाज पे थूकता हूं, उस मोहल्ले, उस गांव, उस शहर पे थूकता हूं जहां किसी महिला का बलात्कार हो जाए। जिंदा टांग के उसको जला देना चाहिए, उसको वो निशान बना देना चाहिए कि देख करके लोगों की रूह कांप जाए। उसके चेहरे को तेजाब से नहला देना चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके बाजार में फैला देना चाहिए, क्योंकि उसने किसी मां, किसी बेटी, किसी बहन की इज्जत लूटी है। लेकिन हमारे समाज में उसका स्वागत होता है, और हम मर्द की औलाद हैं, हम मर्द हैं, स्वागत कर रहे हैं बलात्कारियों का। उनका स्वागत कर रहे हैं जो किसी बहन बेटी को मजबूर देख करके, मजलूम देख करके उसकी इज्जत लूट लेती है और उसे कूच कूच कर मार डालती है, और हम उसका स्वागत करने में लगे हुए हैं। किस बिना पे? जाति के बिना पे, धर्म के बिना पे और पार्टी के बिना पे। कभी अपनी मां से पूछो कि क्या आप मुझ पर फक्र करती हो? कभी अपनी बहन से पूछो क्या आप मुझ पर फक्र करती हो? कभी अपनी बेटी से पूछो क्या आप मुझ पर फक्र करती हो? बोलो उसको कि बाहर चौराहे पे बैठने के टाइम मैं दूसरे औरतों को देखता हूं और उनका माप लेता हूं। बोलो उनसे कि हमारी निगाहें गंदी हो चुकी हैं। बोलो उनसे कि जब किसी बेटी का रेप होता है, किसी बहन का रेप होता है, तो हम पता करते हैं कि रेप करने वाला कौन था, नाम क्या था, यह बता दो तो हम आवाज निकालें अपने मुंह से। बोलो अपनी मां बहन बेटियों से, देखो तो तुम्हारी मां बहन बेटियां क्या कहती हैं, देखो तो। अरे कहते हैं ना कि 1000 गलतियां कर जाएं लेकिन मां हमेशा तारीफ करती है बच्चे की, तब भी मां नहीं भी तारीफ करेगी, याद रखना। मां तारीफ तब नहीं करेगी जब आप इस तरह से बता करके उसको सच्चाई बताओगे उसको, और उसके बाद कहोगे, सच्चाई बता करके कहोगे कि हम किसी मां बहन बेटियों को गंदी निगाह से देखते हैं। अब बताओ मेरी मां की क्या मैं ठीक हूं? आपकी मां आपकी तारीफ नहीं करेगी, आपके जूतों से मारेगी, याद रखना। कहते हैं ना कि मां का दिल बहुत प्यारा होता है, वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को गलत नहीं कह सकती है, हर हाल में वो अपने बच्चे की तारीफ करती है। लेकिन कभी कह के देखना अपनी मां से, अगर एक बाप की औलाद हो तो अपनी मां से कह के देखना कि हे माते,
हे माते, हमने बाहर चौराहे पे बैठने के वक्त, लोगों के साथ लफंगाई करते वक्त, रास्ते से चलते वक्त, किसी बहन बेटी को निकलते ही मैंने उसके शरीर की माप ले ली थी। बोल देना कि कोई मां बहन बेटी रास्ते से जा रही थी, मुझे देखते ही वो डर गई, वो सहम गई। बोल देना किसी मां बहन, किसी की बेटी रास्ते से गुजर रही थी, अकेली थी, मुझे देखते ही और डर गई। अरे वाह रे भारतीयों, क्या भारत बनाया है तुमने। वाह मेरे शेरों, क्या भारत बनाया है तुमने। हम ये सुनते थे कि डर अकेले में लगता है, डर अकेले में लगता है ना भाई, अकेली है, तन्हाई है, अंधेरा है तो डर लगता है। लेकिन हमारे राष्ट्र में कुछ और है। हमारे राष्ट्र में तब तक मां बहन बेटी नहीं डरती है जब तक अकेली रहती है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए, लानत है तुम पर, लानत है, थूकता हूं तुम्हारी शक्लों पे। हमारी बहन बेटी अकेले में नहीं डरती है, हमारी बहन बेटी, हमारी मां तन्हाई में नहीं डरती है, हमारी बहन बेटी मां कहीं ऐसी जगह नहीं डरती है जहां वो अकेली है, अंधेरा है, तन्हाई है। डरती कहां है, जहां से हम गुजर जाते हैं। कोई मां बेटी बहन खेत में अकेली है, काम करती रहेगी, लेकिन अगर आसपास उसे कोई पुरुष नजर आ गया तो वो डर जाएगी, सहम जाएगी। अब बताओ ये कौन सा लॉजिक है कि आज हमें देख कर डर रही है। ये कौन से हमारे सीना चौड़ा कर देने वाली बात है कि हमें देख कर डर रही है। बताओ मुझे, मर्द हो तुम ना, अपनी मां के लिए शेर हो ना, अपने बहन के लिए शेर हो ना। बताओ मुझे, तुम्हें देख करके एक मां डर गई है, तुम्हें देख करके एक बहन डर रही है, एक बेटी डर रही है। बताओ मुझे, कितने बड़े मर्द हो तुम। उसे तो, उसका दिल का डर तो खत्म हो जाना चाहिए था ना, कि कोई है मुझे, मेरी रक्षा करने के लिए। यहां पर कोई तो है, अगर मुझे कोई किसी ने पकड़ लिया, किसी जानवर ने हमला कर दिया तो वो बचा लेगा। लेकिन नहीं, वो तब तक नहीं डरी जब तक वो अकेली थी, क्योंकि उसे पता था कि यहां पर कोई जानवर नहीं है। लेकिन तुम्हें देखते ही, हमें देखते ही वो समझ गई कि एक जानवर आ गया, एक जानवर आ गया है। अब हम महफूज नहीं हैं, अब हम महफूज नहीं हैं, अब हमारी इज्जत को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। है ये बात सच है कि नहीं है? है ये बात सच है कि नहीं है? नहीं भाई, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आवाज नहीं आती है, इसलिए मजबूरन बंद करके बैठा हूं इसी। अब बताओ ये बात सच है कि नहीं है? एक आदमी कह दे कि नहीं सच है। जितने आदमी देख रहे हैं, एक आदमी यहां पे कह दे कि नहीं साहब झूठे हो तुम। बोल दो, है हिम्मत, 56 इंची वाले हो, बोल दो, कह दो कि हाँ झूठे हो तुम। कह दो कि ये माहौल नहीं है हमारे देश का, झूठ बोल रहे हो तुम। है हिम्मत, ये कहने की हिम्मत है कि हम झूठे हैं, हम ये झूठ बोल रहे हैं? अगर हो सकता है तो बताओ। हाँ, कोशिश करता हूं, हो सकता है आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, मैं कम पे चला देता हूं, थोड़ा डिस्टर्ब होगा भाई, सॉरी, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि भाइयों, आवाज बनो, आवाज बनो, हकीकत बताओ, लोगों को समझाओ, लोगों को समझाओ और कहो कि हम किसी मां बहन की ताकत बनेंगे, कमजोरी और डर नहीं बनेंगे। अपने मोहल्लों में पोस्टर लगवा दो, अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने गलियों में पोस्टर लगवा दो कि किसी को अगर देख लिया गया किसी मां बहन बेटी को छेड़ते हुए तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। लगवा दो पोस्टर और कह दो कि जला के राख कर देंगे अगर किसी ने मेरी मां बहन बेटियों पर गंदी निगाह भी डाली तो। देखता हूं कैसे बलात्कार नहीं रुकते हैं, देखता हूं किसकी मजाल है तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ने की, अब उसे बोलने की। लगा दो पोस्टर, है हिम्मत, है, करोगे? राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर लेके बड़ा घूमते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद करके, बड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो। निकालो रैली, अपने लिए निकालो, राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, अपने लिए निकालो, निकालो रैली। पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव के, पूरे क्षेत्र के लोग एक साथ एकजुट होकर के निकालो। किसी का पोस्टर लेने की जरूरत नहीं है, किसी का झंडा लेने की जरूरत नहीं है। अपना झंडा लो, अपना तिरंगा लो और कहो तिरंगे के साथ लेकर के आओ, पोस्टर लेकर के आओ, बनाओ पोस्टर और कहो कि अगर मेरे क्षेत्र की किसी बेटी को, किसी बहन को किसी निगाह से देख लिया, किसी ने अगर बदतमीजी करने की कोशिश की तो जिंदा जला दूंगा उसे। 4 दिन नहीं बीतेंगे, आपकी मां बहनें जब सड़क से गुजरेंगी ना तो सामने वाला अपनी नजरें झुका लेगा नीचे। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो बहन जा रही है ना, ये जितने आदमी यहां पर है सब के सब इसके भाई हैं। ये जो बहन जा रही है ना,
ये बहन जो जा रही है, यहां जितने मौजूद हैं ये सबकी बहन है, ये सबकी बेटी है, ये सबकी मां है। एक बलात्कार नहीं होगा पूरे भारत में। चैलेंज करता हूं तुमको, निकाल दो एक रैली, लगवा दो पोस्टर अपने समाज में। कहते हो ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है हमारे नफ्स पे, हमको कंट्रोल नहीं, ये प्रॉब्लम है हमारी। लोगों के अंदर हम अपने डर नहीं बिठा पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं साहब, प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गंदी मानसिकता है, हमारी नपुंसक मानसिकता है इसके पीछे। रेप जो हो रहे हैं ना साहब, ये हमारी गंदी और नपुंसक मानसिकता है। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा, फला साहब जिंदाबाद, फला साहब जिंदाबाद, अपने दरवाजे पर झंडा लगाएंगे उनका, पोस्टर चिपकाएंगे उनका, गलियों में छा देंगे उनके पोस्टर। लेकिन हम इसके पोस्टर क्यों नहीं लगवाते हैं कि हमारी मां बहन को बोल के देख, काट के फेंक देंगे। हमारी मां बहन मतलब हम सबकी मां बहन एक ही है। ये नहीं साहब कि हमारी दूसरी है तुम्हारी दूसरी है, हम सबकी एक है। जितनी प्रिय हमारी है उतनी प्रिय तुम्हारी भी है। हमारी बहन के साथ अगर कोई कुछ करे तो तुम भी जिम्मेदार हो, और तुम्हारी बहन के साथ करे तो हम भी जिम्मेदार हैं। जिस दिन हमने ये सोच लिया ना, उस दिन न सरकार, न शासन, न प्रशासन, किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि हमको हरा सके। किसी की कोई जरूरत नहीं है हमें, न कानून की जरूरत है, न कानून के इन भड़वों की जो दलाल बैठे हैं, किसी की जरूरत नहीं है। हमारे नेता होते कौन है? नेता ये कहने वाले कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम खुद करेंगे। अगर हम अपनी मां बहनों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम अपने आप को मर्द कहना छोड़ दें साहब, हम अपने आप को मर्द कहना छोड़ दें। हम ये कहेंगे नहीं सरकार से कि साहब ऐसा कानून बनाओ कि इनको सजा हो जाए। सरकार कानून बनाएगी नहीं, क्योंकि सरकार में भी 80% बलात्कारी भरे हुए हैं। सभी राजनीतिक पार्टी सरकार जिसकी आती है सब में होते हैं, कोई मामूली बात नहीं, सब में होते हैं, सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? लगाओ गलियों में पोस्टर, लगाओ अपने मोहल्लों में, बिल्कुल बिट्टू भाई, लगाओ अपने नुक्कड़ पे और कहो कि इस क्षेत्र में जितनी मां बहन बेटियां हैं, किसी के खिलाफ अगर किसी भी इंसान को देख लिया गया बदतमीजी करते हुए तो इसी चौराहे पर लाके जिंदा जला देंगे। कितनों को सजाए मौत देगी ये सरकार? कितनों को कितनों को जेल में डालेगी? कितनों को डालेगी? पूरे मोहल्ले को डाल देगी, पूरे गांव को डाल देगी, पूरे समाज को डाल देगी, पूरे देश को डाल देगी। क्या है सरकार की इतने दम कि 137 करोड़ लोगों को जेल में डाल दे? लेकिन जरूरत क्या है कि 137 करोड़ लोग एक हो जाएं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें करते रहें और जैसे चाहेंगे वैसा ही करेंगे। ये मेरा फेसबुक कभी भी बंद हो सकता है, उसके बाद आप लोग भी मस्त हो जाइएगा अपने अपने कामों में, हम भी मस्त रहेंगे। किसी नई आईडी से बनाएंगे, फिर कोई मिलेगा, फिर किसी को समझाएंगे और करते रहेंगे ऐसे ही करते रहेंगे। यूट्यूब चैनल यहां दे दिया है, जब मैं ना मिलूं, फेसबुक पे ना दिखूं तो वहां चले आना यूट्यूब पर। ये लिंक मैंने दे दिया है, सब्सक्राइब करना चाहना तो कर लेना, या जो भी करना चाहना कर लेना। उसके बाद जब मैं ना मिलूं फेसबुक पे तो समझ जाना कि फेसबुक से हटा दिया गया हूं, जैसे पेज से हटाया गया हूं। और एक बात और बता देता हूं, फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की जरूरत उनकी कैसे होती है पता है? कैसे होती है? आपकी वजह से। वो जानते हैं कि 1, 2, 10, 50, 100, 1000, 2000 को हटाने से कोई नहीं बोलेगा, इसलिए हटाते हैं। रेपिस्ट को जमानत दे दी जाती है, जज के अंदर डर नहीं होता है, मुजरिम के अंदर डर नहीं होता है। वो जानता है कि यहां से जाने के बाद अभी हम बाइज्जत ऐसे घूमेंगे, हम तो भैया जमानत पे आए हैं, फूल मालाओं से हमारा स्वागत होगा। जिस दिन ये पता चल गया ना कि भैया अदालत से तो छूट जाएंगे हम पैसा दे करके, वकील खरीद के, सबूत मिटा के, लड़की के बाप को मार के, जो कुछ होगा छूट जाएंगे। लेकिन ये समाज से कैसे छूटेंगे? जो समाज जानता है कि हम बलात्कारी हैं, हम रेपिस्ट हैं, उस समाज से कैसे छूटेगा? अगर हम अदालत से छूट गए तो बाहर मार दिए जाएंगे। जिस दिन ये पता चल गया किसी बलात्कारी को कि हम अदालत से छूटेंगे तो समाज वाले मुझे मार देंगे, जला डालेंगे, राख कर देंगे, काट के टुकड़े टुकड़े कौवों को खिला देंगे। उस दिन वो कहेगा, हे जज साहब, हमने ही बलात्कार किया था, हमने ही रेप किया था, हमें माफ कर दो, हमको सजा दे दो, बस हमको सजा दे दो, क्योंकि हम बाहर गए तो ये समाज हमको छोड़ेगा नहीं। जिस दिन ये ठान लिया ना, जिस दिन मुजरिमों के अंदर ये बात आ गई ना, एक मुजरिम अगर अदालत में ये कह दे कि हमें माफ कर दो और हमें सजा दे दो, हमने गलती की है, हमको सजा दे दो, हमको जमानत मत देना। अगर जमानत दिया तो बाहर छोड़ेंगे नहीं,
जिस दिन ये कह दिया ना, अगली बार से कोई भी आदमी तुम्हारी माँ बहन बेटी को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। अदालत से तो बच जाएंगे, थाना तो खरीद लेंगे, एसपी साहब को तो खरीद लेंगे, नेताजी से तो अपनी अच्छी बनती है, मगर साला ये समाज से कैसे बचेंगे हम? इस समाज के लोगों से कैसे बचेंगे? इस क्षेत्र के लोगों की निगाहों से कैसे बचेंगे? देश छोड़ के चले जाएंगे क्या? नहीं, रेप करके ये तो नहीं कि जमानत लेके देश छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए भी टाइम चाहिए, उसके लिए भी टाइम चाहिए। जेल के बाहर, बिल्कुल बिट्टू भाई, जब तक जेल के बाहर डर का माहौल नहीं बनेगा इनके लिए कुछ नहीं होने वाला है। एसपी साहब बिक जाएंगे, डीएम साहब बिक जाएंगे, नेताजी बिके हुए हैं ऑलरेडी, है ना। थाना तो चंद सिक्कों में बच जाता है, बिक जाता है। कोतवाल चौकीदार ये तो कोई मामूली बात है ना। सोशल मीडिया के या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल भी बिक जाएंगे। लेकिन ये सारा समाज को कौन खरीदेगा? अब ऐसा तो नहीं है कि एक बलात्कार करने वाला 500 करोड़ लेकर के आएगा और पूरे समाज को खरीद लेगा, ऐसा तो नहीं कर पाएगा। ना उसकी ताकत, ना उसकी औकात, ना उसकी जुर्रत। उसको लगना चाहिए कि समाज में हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। जिस दिन ये लग गया उस दिन सारे बलात्कार ठप हो जाएंगे। बलात्कार को रोकने की इससे अच्छी टेक्निक मेरे पास तो नहीं है, बाकी आप जानो। हो सकता है इन बातों के लिए, जनता को उकसाने के लिए, जनता को भड़काने के लिए, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुझ पर एफआईआर हो जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूं और पूरे होशो हवास में कहता हूं कि यह होना चाहिए। जेल के बाहर डर का माहौल होना चाहिए। बलात्कारियों के जहनों में यह डर होना चाहिए कि मुझे बाहर मार दिया जाएगा, जिंदा नहीं बचूंगा मैं। यह होना चाहिए डर। किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारी मां बहनों की तरफ निगाह उठा के देख ले। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे चाहें वैसे करें। अपना क्या है, समझा दिया, बता दिया, अब आप जाने और आपका काम जाने। मेरी जरूरत थी बताना, मेरा फर्ज था बताना, हम पर वाजिब था बताना, सो हमने कर दिया। अब आप जाने और आपका काम जाने। अब हर बात तो हम नहीं कह सकते ना खुल के, लेकिन जितना खुल के मैं कह देता हूं मुझे नहीं लगता कि कोई कह देगा। जितना खुल के मैं कह देता हूं मुझे नहीं लगता कि आपसे खुल के इतना कोई शब्दों में कहेगा जैसे मैं कह देता हूं। क्योंकि मुझे डर नहीं है, मुझे खौफ नहीं है। चारों तरफ मेरे जितने दुश्मन है ना, कहीं उससे ज्यादा आप लोगों की दुआएं मिल जाती हैं मुझे, इसलिए मुझे डर नहीं है। मेरे लिए वो बड़ा है, यहां चेयर पे बैठने वाला मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। वो मेरे कदमों के नीचे है, क्योंकि हम डरते ऊपर वाले से हैं। नीचे वालों से क्या डरना? जो चंद पैसों पे बिक जाए करते हो उनसे क्या डरना? जो चंद सिक्कों पे अपना ईमान बेच देते हो, अपनी मां बहनों की इज्जतें बेच देते हो, उनसे क्या डरना? इसलिए डरता ऊपर वाले से हूं। उसकी निगाह सीधी रहे, बाकी सब सीधा चलेगा। तो मेरे भाइयों याद रखना, 150 रुपए खर्चा करके पोस्टर लगवा देना। 150 रुपए दे करके अपने क्षेत्र में एक मोहल्ले में शुरू कर दो, सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। देख लो, एक जगह, एक गांव, एक मोहल्ले वाले ये कर दो बस, और सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। सोशल मीडिया भी आपकी है, आपका ही मोहल्ला, आपका ही गांव है। बोलो क्या होगा? भैया बलात्कारियों की तो ऐसी हवा निकलेगी ना कि जा करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहेंगे कोतवाल साहब हमको ले चलो, हमको जेल में डाल दो, वरना ये मार डालेंगे हमको जेल में डाल दो साहब। यही ना कहें तो मेरा नाम बदल देना। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। आज सब आप लोगों ने साथ दिया है, इस वजह से ये वीडियो चल पाई है, वरना इससे पहले भी वीडियो आया था मैं बनाने, लेकिन अभी बंद हो गई थी। दिन भर में 3 वीडियो मेरी बंद हो चुकी, ये चौथी वीडियो थी। बिल्कुल बिट्टू भाई, बिल्कुल नहीं, पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं बिट्टू भाई, मैं हाजिर हूं। मैं जितनी औकात रखता हूं मैं हमेशा हाजिर हूं। पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं शुरू करवाता हूं जस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई मेरे सुने। रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपनी मां बहन बेटी को बचा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। अपनी मां बहन बेटी को बचा लो मेरे भाइयों, बस किसी भी हाल में। माहौल बहुत बुरा हो चुका है, इसलिए बचा लो। अपने ही क्षेत्र के लोगों से, अपने ही समाज के लोगों से अपनी मां बहन बेटियों को बचा लो। नहीं पता कौन सा शैतान है इसमें, नहीं पता कौन सा जानवर है, कब किस मां को, किस बेटी को, किस बहन को नोच डाले, किसी को नहीं पता है। उसके दिल में डर होना चाहिए कि हम तो नोच डालेंगे मगर हमको ये टुकड़ों में बांट देंगे, ये डर होना चाहिए इनके अंदर। क्योंकि कानून से, सरकार से कोई उम्मीद मत रखना, ये बात मैं समझा देता हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जय हिंद, जय भारत, बहुत शुक्रिया।